नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना के बारे में। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। राइट हैंड साइड में मैंने प्रेम्बल पूरा लिख दिया है, जिसमें मेन पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया है। सबसे पहले बात करेंगे इतिहास एवं महत्व के बारे में। जैसा कि आपको पता है, दिसंबर 1946 में संविधान सभा की स्थापना हुई। 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू द्वारा पहली बार उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन संविधान सभा में लाए गए। 22 जनवरी 1947 याद रखिएगा, उस दिन उन उद्देश्य प्रस्तावों को सर्वसम्मत से पारित कर दिया गया। अगर आप प्रस्तावना को देखेंगे तो आप पाएंगे कि वही उद्देश्य प्रस्ताव जो हैं उन्हीं का संशोधित रूप ये प्रस्तावना है। जो प्रस्तावना है उन उद्देश्य प्रस्तावों का एक संशोधित रूप है। इसके अलावा अगर हम इतिहास में देखेंगे तो प्रस्तावना का जो विचार है वह अमेरिका के संविधान से लाया गया। जैसे भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, ऐसे ही अमेरिका के संविधान की प्रस्तावना भी शुरू होती वी द पीपुल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो जो विचार है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। साथ ही साथ आप देखते हैं महत्व के बारे में कुछ विचारकों के मत जानते हैं। जैसे एम हिदायतुल्लाह, जो कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इनका मानना था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह पूरे संविधान का दर्शन है और आत्मा के रूप में है। साथ ही साथ ठाकुर दास भार्गव जो थे, इनका भी मानना था कि संविधान की जो प्रस्तावना है वह क्या है, वह संविधान की आत्मा है। इसलिए आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ठाकुर दास भार्गव का मानना था कि जो संविधान की प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा है। ऐसी एम हिदायतुल्लाह भी यही मानते थे कि इसमें पूरे संविधान का दर्शन निहित है। इसके अलावा के एम मुंशी का नाम काफी ज्यादा फेमस है। उनके अनुसार संविधान की प्रस्तावना जो है वह राजनीतिक जन्म कुंडली है। संविधान की प्रस्तावना जो है संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली है। ऐसे ही एक विचारक और हैं एम पालकीवाला। उनके अनुसार संविधान की प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। कभी कभी सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि ये किस विचारक ने बोला है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो संविधान की प्रस्तावना का महत्व ये है कि वह पूरे संविधान का दर्शन प्रस्तुत करती है, साथ ही साथ वह उसकी आत्मा के रूप में है। यहां याद रखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा और हृदय बोला था। कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा बात करते हैं प्रस्तावना के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट्स क्या क्या हैं। 4 तरीके के एलिमेंट्स मुख्य तत्व प्रस्तावना में आप देखेंगे। पहला है संविधान की शक्ति का स्रोत, मींस पावर कहां से मिलती है संविधान को। संविधान की शक्तियों का स्रोत क्या है। देखिए, संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग। तो संविधान को जो शक्तियां मिलती हैं, जो उसका स्रोत है, वह भारत के लोग स्वयं हैं। ठीक है, भारत के लोगों के द्वारा ही संविधान को शक्ति मिलती है। इसलिए आप देखेंगे लास्ट सेंटेंस जो लिखा रहता है, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं अपने आप को। भारत के लोग स्वयं को आत्मार्पित करते हैं, क्या, भारत के संविधान को। तो शक्तियों का स्रोत क्या है, हम भारत के लोग। दूसरा मुख्य तत्व आप प्रस्तावना से जो देख पाते हैं, जान पाते हैं, वह है भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम वो कैसा है। तो देखिए अगला सेंटेंस क्या है, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मींस सोवरेन, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष, सेकुलर, लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना चाहते हैं। देखिए सारी बातें लिख के आ गई, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। मींस इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। होपफुली आपको बात क्लियर हो गई। अभी हम एक एक पॉइंट को डिटेल से विस्तार में बताएंगे। तीसरा क्या है, संविधान का उद्देश्य। संविधान का उद्देश्य क्या है। संविधान का उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समता और अखंडता और बंधुत्व। यह है संविधान का उद्देश्य, ताकि जो नागरिक हैं उनको न्याय मिल सके, उनको स्वतंत्रता मिल सकते, उनको समता मिल सके और बंधुत्व हो सके, और इन सब के माध्यम से क्या हो, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रह सके। तो यह है संविधान का उद्देश्य। चौथा पॉइंट है संविधान लागू होने की तिथि। संविधान कब लागू होगा, यह बात भारत संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई। लास्ट में आप देखेंगे लिखा है 26 नवंबर 1949 को यह संविधान जो है वो लागू होता है। तो इसके 4 जो मुख्य तत्व हैं वह आपको संविधान की प्रस्तावना से देखने को मिल जाएंगे। क्या क्या, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, पावर का क्या, संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, वह भारत के लोगों से मिलती है। भारतीय राज्य व्यवस्था का स्वरूप कैसा है, ये देखिए आपको बताया गया है, सोवरेन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इसके अलावा उद्देश्य क्या है संविधान का, नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समता, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी और
बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, ये उद्देश्य हैं ताकि भारत की एकता और अखंडता सुनिश्चित रखी जा सके। तो ये प्रस्तावना के मुख्य तत्व हैं। साथ ही साथ अगर आप ऐतिहासिक रूप में देखेंगे तो भारत के संविधान की प्रस्तावना दो जगह से बहुत ज्यादा प्रभावित है, ये जानना आपका जरूरी है। जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये जो विचार है वह कहां से लिया गया है? ये है रूसी क्रांति से। जो रूसी क्रांति थी, वो समाजवादी जो क्रांति थी, वहां से विचार लिया गया है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। साथ ही साथ स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये विचार लिया गया फ्रांस की क्रांति से। तो भारत के संविधान की प्रस्तावना जो है वह रूसी क्रांति और फ्रांस की क्रांति दोनों से प्रभावित है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। पंडित नेहरू ने अपने स्टेटमेंट में यही बोला था कि भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है रूसी और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित है। अब बात करते हैं कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, इसके बारे में जजमेंट बाद में पढ़ेंगे। कब संशोधन हुआ पहले ये देख लेते हैं। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से एक बार संशोधन अभी तक हुआ भारत के संविधान की प्रस्तावना में। उसके माध्यम से 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पक्ष निरपेक्ष और अखंडता। मैंने रेड कलर से इसको डिनोट भी कर दिया है। सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, जो अखंडता है वह सुनिश्चित रखी जाएगी। ये कब हुआ? 42वें संविधान संशोधन 1976 से। माना जाता है उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो करप्शन के अगेंस्ट लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चल रहा था, तो उसी को ध्यान रखते हुए उन्होंने सोशलिस्ट शब्द को ऐड किया। साथ ही साथ ये भी बोला जाता है जम्मू कश्मीर में शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में रेफरेंडम की मांग हो रही थी, तो इसकी वजह से पंथ निरपेक्ष शब्द ऐड किया गया। ये बातें कही जाती हैं अलग अलग किताबों में, अगर आप देखेंगे तो संविधान संशोधन के माध्यम से 42वें संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। होपफुली आपको ये बात क्लियर होगी। एक और बात आती है, क्या प्रस्तावना जो है संविधान का भाग है या नहीं है? इसके बारे में 2 केसेस हैं, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना जजमेंट दिया। एक है बेरूबारी वाद 1960 में बेरूबारी वाद आया था। उस केस में क्या था? बेरूबारी वाद में क्या था? इंडिया और पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, उनके बीच में कुछ कॉलोनी का ट्रांसफर होना था, कुछ जमीन इनको देनी थी, कुछ लेनी थी। तो जब ये केस गया था तो इस केस के जजमेंट में ही एक सुप्रीम कोर्ट ने ये बात की थी कि प्रस्तावना जो है वह संविधान का भाग नहीं है। साथ ही साथ ये भी बोला था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन प्रस्तावना का काम ये है कि अगर कोई संविधान में बात अस्पष्ट है, क्लियर नहीं है, तब प्रस्तावना को आप यूज कर सकते हो स्पष्टता लाने के लिए। ठीक है, तो बेरूबारी वाद में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। साथ ही साथ केशवानंद भारती केस आया। 13 साल तक कुछ नहीं हुआ, 13 साल बाद केशवानंद भारती विवाद आया। बहुत फेमस केस है। केशवानंद केरल के एक मठ के महंत हुआ करते थे, जमीन का वाद था। तो 1973 में एक केस आया था। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने बेरूबारी वाद जजमेंट को चेंज कर दिया, पूर्णतः पलट दिया और कहा प्रस्तावना संविधान का भाग है। बाद में अनेक अलग अलग जजमेंट आए जिसमें ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, लेकिन ये 2 मुख्य जजमेंट हैं जिनको आप याद रखिएगा। बेरूबारी वाद में कहा गया क्या? संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। दूसरा केशवानंद भारती केस, जिसमें बोला गया क्या? संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग है। अब बात करते हैं प्रेमबल के बारे में, जो मुख्य शब्द हैं। सबसे पहले हम भारत के लोग, मतलब भारत के लोग ही भारत के संविधान को शक्ति देते हैं, हमने इस पर बात कर ली थी। पहला शब्द आता है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है कि इंटरनली और एक्सटर्नली, आंतरिक और बाह्य, दोनों तरफ से, दोनों रूप में अपना जो स्टेट है, जो राज्य है, वो स्वयं के खुद डिसीजन ले सकता है। भारत जो है उसके जो डिसीजन होंगे, निर्णय होंगे, उनमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप या दबाव नहीं होगा। वह सोवरेन है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। वह अपने जो निर्णय होगा वह स्वयं से ले सकता है, क्योंकि वह आजाद हो चुका था। ठीक है, तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों दबावों से परे भारत सरकार डिसीजन ले सकती है। इसके बाद आता है समाजवादी, सोशलिस्ट। सोशलिस्ट शब्द जो है ये 1976 में जोड़ा गया, लेकिन अगर आप भारत के संविधान को देखेंगे तो समाजवादी तत्व तो उसमें पहले से हैं। जब संविधान सभा में कुछ लोगों ने बात की कि समाजवादी शब्द जोड़ा जाना चाहिए, कुछ लोगों ने तो यहां तक बात की थी कि यूआईएसआर जैसा संविधान होना चाहिए, जैसे यूएसएसआर का था। तो डॉक्टर अंबेडकर वगैरह और बाकी अन्य साथियों ने बात की थी कि समाजवादी शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है, इससे परिभाषा में संकीर्णता आती है। समाजवादी तत्व तो भारत के संविधान में पहले से ही मौजूद थे, लेकिन ये बाद में 1976 में जोड़ा गया। 1955 में अवाड़ी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें यह बात बोली गई थी
कि भारत में जो है समाजवादी प्रारूप को स्थापित करना है। देखिए यहां पर बात की समाजवादी प्रारूप, ना कि समाजवाद को स्थापित करना है। तो ये बात हुई थी, पंडित नेहरू भी ये बोलते थे कि समाजवादी प्रारूप को भारत में स्थापित करना है, ना कि समाजवाद को। भारत में समाजवाद जो है वह लोकतांत्रिक समाजवाद के रूप में है। समाजवाद एक्चुअली दो टाइप के होते हैं, एक होता है लोकतांत्रिक समाजवाद, दूसरा होता है साम्यवादी समाजवाद। समाजवादी जो लोकतांत्रिक समाजवाद है उसका मूल उद्देश्य होता है कि गरीबी, अशिक्षा, इन सबको हटाना, ताकि समाज में एक समरूपता लाई रहे। जबकि साम्यवादी जो समाजवाद होता है उसका मतलब होता है कि जो उत्पादन के साधन है उनमें राज्य का नियंत्रण हो जाए, सारी चीजों को नेशनलाइज कर दिया जाए, जैसे यूएसएसआर में था, सारा काम राज्य करेगा। जबकि भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, प्राइवेट इंडस्ट्री भी है और सरकारी भी है। तो समाजवादी का मतलब है कि समाज में समानता स्थापित करना। तो भारत में लोकतांत्रिक समाजवाद है। होपफुली आपको बात क्लियर हुई होगी। इन शब्दों पे एक एक घंटे के लेक्चर भी हो सकते हैं। पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष शब्द जो है ये भी 1976 में जोड़ा गया है। पंथ निरपेक्ष का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भारत राज्य का कोई भी अपना धर्म नहीं होगा। भारत जो स्टेट है इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं होगा, लेकिन भारत जो है वह सभी धर्मों का सम्मान करेगा। तो पंथ निरपेक्षता सेकुलर का मतलब है कि भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, वह सभी धर्मों का समानता से, बराबरी से सम्मान करेगा। इसके बाद आती है लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतंत्र का तो आपको मतलब पता ही होगा, हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन, जिसमें लोगों द्वारा अपनी सरकार स्वयं चुनी जाती है। लोकतांत्रिक। गणराज्य का क्या मतलब होता है, रिपब्लिक का मतलब होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट है, जैसे भारत में राष्ट्रपति, वह वंशानुगत नहीं होगा, मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो है उसका चुनाव होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक व्यक्ति, उसका लड़का या लड़की जो है वही आगे वाली गद्दी पे बैठेगा, नहीं। यहां पर क्या होगा, हर 5 साल में जैसे चुनाव होते हैं। तो गणराज्य का मतलब होता है जो हेड ऑफ द स्टेट है वह वंशानुगत नहीं होकर चुनाव होगा। जैसे ब्रिटेन में जाइए, वहां पर क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट जैसे क्वीन है तो वह राजशाही परिवार है, इसलिए ब्रिटेन जो है रिपब्लिक नहीं है। इंडिया रिपब्लिक है, अमेरिका रिपब्लिक है, जबकि ब्रिटेन जो है रिपब्लिक नहीं है। इसके बाद आते हैं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पे। यह जो बात है ये रूसी क्रांति से ली गई, मैंने आपको बता दिया। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब क्या होता है, सामाजिक न्याय का मतलब है कि सभी जो समाज में लोग हैं उनको समान अवसर देना, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है। आर्थिक न्याय का मतलब क्या है, मतलब आर्थिक समानता को स्थापित करना है। आर्थिक न्याय का मतलब है आर्थिक समानता को स्थापित करना है। राजनीतिक न्याय का मतलब क्या है कि राजनीतिक न्याय का मतलब यह है कि सभी लोग एक मतदान में भाग ले सकते हैं, सभी लोग किसी संवैधानिक पद पर चुने जा सकते हैं, मतलब राजनीतिक तौर पर सभी इक्वल होंगे। तो इस तरीके का न्याय समाज में स्थापित करना है। इसके लिए संविधान में प्रावधान भी किए गए हैं। अगर आप सामाजिक न्याय को देखेंगे, आर्थिक न्याय को देखेंगे, राजनीतिक न्याय, डीपीएसपी में आर्थिक न्याय के बारे में ढेर सारी बातें की गई। राजनीतिक न्याय की अगर आप बात करेंगे तो आप देखेंगे आर्टिकल 325 में क्या है, सभी जितने भी मतदाता हैं बिना किसी भेदभाव के मत दे सकते हैं, अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। सामाजिक न्याय की बात करेंगे तो आप देखेंगे आर्टिकल 14, 15, 16, 17, अस्पृश्यता का निवारण, ठीक है, सभी को समाज में कोई भेदभाव नहीं होगा। तो इस प्रकार से संविधान में विभिन्न प्रावधान किए गए। इसके बाद है स्वतंत्रता, लिबर्टी, जो है विचार, थॉट्स की अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना, इनकी स्वतंत्रता मिली है। मतलब कोई भी विचार, थॉट्स ला सकता है, रख सकता है, उसको एक्सप्रेस कर सकता है, किसी भी धर्म में मान्यता रख सकता है, विश्वास रख सकता है, और उसकी पूजा पाठ की पद्धति में उसको लिबर्टी होगी। आप आर्टिकल 19 देखेंगे, उसमें राइट टू एक्सप्रेशन है, जिसमें प्रेस वगैरह इनकी स्वतंत्रता दी गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 25, 26, 27, 28 को देखेंगे, उसमें धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में सारे प्रावधान किए गए हैं। तो स्वतंत्रता आप देख सकते हैं। इसके बाद आती है प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वलिटी। मींस अवसर की सबको समता होगी, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी एक पोस्ट के लिए लोगों के बीच में भेदभाव कर दिया जाए। अगर आप आर्टिकल 14 को देखेंगे तो क्या बोलता है, विधि के समझ समता, कानून के सामने सभी समान हैं। साथ ही साथ आर्टिकल 15 में क्या देखते हैं, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। साथ ही साथ आर्टिकल 16 में बोलते हैं कि जो लोक नियोजन है, सरकारी नौकरी, उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा। तो प्रतिष्ठा और अवसर की समता, इक्वलिटी की बात करते हैं। प्रतिष्ठा मतलब कि कोई भी नागरिक के बीच में कोई भेदभाव ऐसा नहीं होगा कि कोई अमीर है या गरीब है तो अमीर को नौकरी मिल जाएगी, गरीब को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से समता की बात की गई है। साथ ही साथ बात की गई है व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। व्यक्ति की गरिमा की बात आपको समझ में आ गई, इतने तरीके की न्याय स्वतंत्रता है।
राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंडता शब्द को 1976 में जोड़ा गया था। वो उसी समय क्योंकि इतने मूवमेंट वगैरह चल रहे थे तो इंदिरा जी की सरकार थोड़ा और ज्यादा मजबूती से दिखाना चाहती थी कि हम भारत को इंटीग्रेट करके रखे हुए हैं। तो राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीजें रखी गई। साथ ही साथ बंधुत्व, देखिए कोई भी चीज न्याय, स्वतंत्रता, समता बिना बंधुत्व फ्रेटर्निटी की काम नहीं कर सकती। अगर नागरिकों के बीच में भाईचारा नहीं होगा तो ना तो न्याय होगी, ना स्वतंत्रता होगी, ना समता होगी, कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए बंधुत्व जो है वो बहुत जरूरी होता है। तो बंधुत्व शब्द भी हमारे संविधान में दिया गया है। होपफुली आपको छोटी छोटी पॉइंट्स जो है क्लियर हुए होंगे, क्योंकि इनके बारे में अगर आप मेंस के परस्पेक्टिव देखेंगे तो एक घंटे के लेक्चर बन सकते हैं। इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, अधिनियमित करते हैं और आत्मार्पित करते हैं। मतलब इस संविधान को हम अपने आप को समर्पित करते हैं, मतलब भारत की जनता भारत संविधान को स्वयं को समर्पित करती है। ठीक है, तो होपफुली आपको प्रस्तावना के सारे प्रावधान क्लियर हुए होंगे और इन्हीं में से कुछ ना कुछ क्वेश्चन इधर उधर होके बनते हैं। थैंक यू।